कह रहा है 1885 और 1905 के बीच उदारवादियों द्वारा अपनाई गई राजनीतिक रणनीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे पॉलिटिकल बात की जा रही है कि राजनीतिक रणनीतियां इनकी क्या रही हैं। तो उनकी राजनीतिक रणनीति का मुख्य सिद्धांत जमीनी स्तर पर उदारवादियों की पूछ रहा है किसान आंदोलन और कर बंदी अभियान चलाना था। गलत बात है। क्यों गलत है, इस बात को जान लीजिए कि उदारवादी बड़े आंदोलन और कर बंदी करने से बचते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर जनता अंग्रेजों को टैक्स नहीं देगी तो अंग्रेजों को पैसा नहीं आएगा, अंग्रेजों को पैसा नहीं आएगा तो अंग्रेज हमारा दमन शुरू कर देंगे। और अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, अगर हम उनका जमीनी स्तर पर किसान बड़ा आंदोलन कर देंगे, तो वैसी स्थिति में अंग्रेज हमसे नाराज हो जाएंगे और जिसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। ऐसे जो लोग नहीं जानते हैं ना, जो इतना डीप में नहीं पढ़ा होगा, इस तरह से नहीं सोचा होगा, वो अब नहीं बना पाएगा। एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम मिला के सवाल बनाया गया है ना। उनका कार्य पूरी तरह से संवैधानिक आंदोलन के दायरे में था, जिसमें प्रस्ताव पारित करने, याचिकाएं भेजने और ज्ञापन देने पर भरोसा किया जाता था। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये सही है। अभी अभी हमने डिस्कस किया है 3P पॉलिसी के बारे में, जो इसमें हमने बात की। अभी अभी हमने बात किया अनुनय विनय के बारे में। अभी अभी हमने बात किया संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन करने के बारे में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वे इस विश्वास के साथ कार्य करते थे कि ब्रिटिश जनता और संसद स्वभावतः न्यायप्रिय है और भारतीयों की शिकायतों का मुख्य कारण लंदन के अधिकारियों तक सही जानकारी न पहुंचना है। ये बात भी सही है। अब सुनिए ये क्या कह रहा है। इसका कहना यह है कि भाई देखो, जो उदारवादी नेता हैं उनका कहना है, पता है कि हमारा प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा है। उदारवादियों का कहना है कि हमारा प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारी बात यहां तक वायसराय अपने पर ही दबा ले रहे हैं, या हमारी बात लंदन तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर हम अपनी बात को लंदन तक पहुंचा दें तो वहां जो गद्दी पे लोग बैठे हैं, जो वायसराय हैं, जो राज्य सचिव हैं, सॉरी लंदन में तो वायसराय नहीं है, वायसराय तो भारत में है, जो राज्य सचिव हैं और जो महारानी हैं और जो लंदन के अधिकारी हैं, अगर उनके कानों तक हमारी समस्याएं पहुंच जाती हैं तो हम अपने समाधान को प्राप्त कर पाएंगे। आपको ही पता है, एक फनल मैंने आपको बताया था, और उस फनल के अंदर में हमने बोला था कि सबसे नीचे जो पद होता है वो किसका है, तो भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था थी वायसराय का। उसके नीचे कौन सा है, तो आप भी जानते हैं राज्य सचिव का। और उसके नीचे कौन सा है, तो यहाँ पे क्राउन है, यानी महारानी है। मैंने आपको बताया था कि वायसराय भारत में इनका कार्यालय होता है। इनका कार्यालय कहाँ है, इंडिया के अंदर में है इनका कार्यालय, और इनका कार्यालय, इन दोनों का कार्यालय कहाँ है, लंदन में है ना। तो त्रिस्तरीय है। वायसराय किसको रिपोर्ट करते थे, राज्य सचिव अपनी कमेटी से कहाँ रिपोर्ट करते थे, महारानी को। और वायसराय के नीचे क्या होते थे, तो प्रांतों के गवर्नर होते थे। आप भी जानते हैं गवर्नर होते थे। तो ऐसी परिस्थिति में इनको लगता ये था, उदारवादी नेताओं को लगता था कि नहीं नहीं यार अंग्रेज बहुत अच्छे हैं। उदारवादी को लगता है कि नहीं नहीं यार अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, और ऐसी परिस्थिति के अंदर में अंग्रेजों तक हमारी बात ही नहीं पहुंच पा रही है। हमारी बात वहां तक पहुंच जाएगी तो अंग्रेज हमारा समाधान कर देंगे। यानी उनको यह विश्वास था कि जो ब्रिटेन की जनता है, जो ब्रिटिश जनता है और संसद है, वो बहुत अच्छी है, वो न्याय करेगी, वो हमारे साथ गलत नहीं करेगी। बस प्रॉब्लम यह है कि हमारी शिकायतें वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जो कि पूर्णतः सही बात है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं। अगला कथन क्या कह रहा है, कह रहा है कि राजनीतिक जागरूकता के लिए पारंपरिक धार्मिक त्योहार और सांस्कृतिक प्रतीकों को बड़े पैमाने पर उदारवादियों, नहीं गलत बात है। राजनीतिक जागरूकता के लिए पारंपरिक धार्मिक त्योहारों और सांस्कृतिक परिवार जो प्रतीक हैं उनका बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ, लेकिन यह उपयोग उदारवादियों ने नहीं किया, यह उपयोग उग्र राष्ट्रवादियों ने किया। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है, आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा और स्पेक्ट्रम में भी पढ़ा होगा। हम लोग सिर्फ इसी किताब की बातचीत करेंगे। तो आपको याद होगा धार्मिक त्योहार का मतलब क्या, यहां पर गणपति उत्सव की बात हो रही है धार्मिक त्योहार में। यहां पर आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के अंदर में वीर शिवाजी की जयंती की बात हो रही है, जिसे आप शिवाजी उत्सव बताते हैं। तो ये शिवाजी उत्सव हो या वो गणपति का उत्सव हो, ये क्या उदारवादियों की देन है, नहीं, ये जो है बाल गंगाधर तिलक की विशेषता थी, उनकी ये देन है। तो तिलक का ऐसा मानना था कि लोगों को अगर हम धार्मिक उत्सवों पर संगठित करते हैं और उन तक अपनी भावनाओं का विचार आदान प्रदान करते हैं तो वो हमारी बातों से मोटिवेट होंगे और हमें अपना सहयोग करेंगे। तो गणपति उत्सव के अंदर में वो लोगों को बुलाते थे, वो लोगों से बातचीत करते थे, मिलते थे, और तिलक जो है लोगों को समझाते थे कि भाई आप हमारा साथ दीजिए, हम उदारवादी के खिलाफ जा रहे हैं, हम अंग्रेजों की सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करने की नीति को पहले समझ चुके हैं, हम उनको चलने नहीं देंगे, हम उनके साथ उनके जैसा व्यवहार करना चाहते हैं। और ऐसी परिस्थिति के अंदर में इनका उपयोग किया जाता। अब मान लीजिए कि मंगलवार को पटना के
मुझे कोई संबोधन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मंगलवार को पटना जंक्शन पे चला जाऊँगा, महावीर मंदिर पे। महावीर मंदिर में सभी लोग अपना पाप कटवाने आएंगे मंगलवार को, तो वहाँ पे जैसे ही लोग पहुँचेंगे तो मैं उनको एक माइक लगा के संबोधित करूँगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाऊँगा। तो तिलक की विशेषता रही है, तिलक ने वाचनालयों को स्टैब्लिश किया है। तिलक आगे चल के जब देखेंगे, मांडले जेल से निकलेंगे तो आपको याद है होम रूल जब बनाएंगे तो वहाँ धार्मिक स्थानों पर जाकर वो लोगों से बातचीत करेंगे, अपने प्रचार प्रसार करेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये इनकी कार्यप्रणाली होती थी। उदारवादियों की नहीं, उग्र राष्ट्रवादियों की। उग्र राष्ट्रवादी की प्रणाली क्या है? उदारवादी संवैधानिक दायरे में रहते हैं, उग्र राष्ट्रवादी निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करते हैं, पैसिव रेसिस्टेंस की बात करते हैं। उदारवादी कहते हैं कि ब्रिटिश शासन के भीतर स्वशासन चाहिए, जबकि उग्र राष्ट्रवादी कहते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। उदारवादी याचिका, पिटीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट की राजनीति करते हैं, उग्र राष्ट्रवादी बहिष्कार और स्वदेशी जैसे आंदोलनों को चलाते हैं। उदारवादी शिक्षित लोगों को, मध्यम वर्ग को अपने साथ सीमित रखते हैं, जबकि जो उग्र राष्ट्रवादी हैं ये ग्रामीण परिवेश को, मध्यम वर्ग को और युवा वर्ग को अपने साथ रखते हैं। जो उदारवादी हैं वो अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था में, उनकी न्यायप्रियता में अटूट भरोसा रखते हैं, जबकि उग्र राष्ट्रवादी हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, ये ब्रिटिश हुकूमत जो है शोषणकारी और दमनकारी है। तो ऐसे कई सारे परीक्षा के अंदर में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये बात? Is it clear to everyone in the class? Yes or no? Yes? ठीक है। अच्छा, पहली बार उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी के बीच में मतभेद कब निकलकर सामने आए थे? तो आपको ही पता है कि पहली बार मतभेद निकलेंगे 1906 में, और जिसका परिणाम 1907 के अंदर में कांग्रेस का विभाजन होता है। यही तो निकल के आएगा इनके बीच में। तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा? 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी बी विकल्प हो जाएगा।